Good morning, students. Today we are going to start about the human heart. कल हमने ह्यूमन हार्ट्स के और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े थे, जैसे कि ब्लड एंड ब्लड एंड द आर्टरीज इन ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. अब ये जो आर्टरीज, वीन, कैपिलरीज हैं, ब्लड है, हाउ इट इज गेट सेपरेटेड एंड क्लीन, और कैसे वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये इसका काम कौन करता है? हार्ट विल मेंटेन दिस थिंग. तो ह्यूमन हार्ट क्या है? ह्यूमन हार्ट इज अ पंप हाउस ऑफ द बॉडी. ह्यूमन हार्ट को हम क्या कहेंगे? पंप हाउस, क्योंकि वो प्रॉपरली पंप करके और पूरी बॉडी में जिस तरह से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसी तरह से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ह्यूमन हार्ट का शेप कैसे होता है? शेप है मस्कुलर कॉनिकल शेप, क्लोज्ड फिस्ट शेप. मतलब हम अपनी मुट्ठी को अगर बंद कर लें तो इट सीम्स लाइक द शेप ऑफ हार्ट. पोजीशन कहाँ होती है इसकी? थोड़े से कैविटी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब इट्स जस्ट द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी. वहाँ पे लेफ्ट साइड में, मतलब इट्स मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ ज़्यादा होता है ह्यूमन हार्ट. कवरिंग, इसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम कवरिंग. दो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? जो इसकी डबल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन. एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है. उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज पेरिकार्डियम फ्लूइड. एक पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि उसका काम क्या होता है पेरिकार्डियम फ्लूइड का? जैसे ही मतलब कोई एकदम से शॉक लगता है हमारी बॉडी को, या एकदम से हम मतलब कोई झटका टाइप कह सकते हैं हम उसको, तो वो हार्ट को, मतलब वो शॉक हार्ट को, जैसे एक्सीडेंट के टाइम पे या कुछ हो, तो हार्ट हमारा कोलैप्स ना हो, जो उसकी मसल्स हैं वो कोलैप्स ना हो, और वो सारा का सारा जो शॉक है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहे? पेरिकार्डियम फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इट्स प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम जर्क एंड शॉक. और जो मसल्स होती हैं हार्ट की, उनको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स. उनकी क्या मेन प्रॉपर्टी है? दैट दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट फिटीग. मतलब बिना थके उनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का. जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है कॉन्टिन्यूसली, तो उनमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन जो कार्डियक मसल्स हैं, देयर इज नो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज देयर, इसलिए उनमें फटीग नहीं होती है. बल्कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, जो लाइक अवर हैंड और लेग मसल्स इज देयर, उनमें क्या, वो कौन सी मसल्स हैं? स्केलेटल मसल्स. तो उनमें क्या होता है? फटीग हो जाती है. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. पर मसल्स, कार्डियक मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है? दे विल कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती है बिना फटीग के. अब आते हैं वेल्व. वेल्व क्या? वेल्व होती हैं हार्ट के अंदर. उनका क्या फंक्शन होता है कि वो ब्लड को फ्लो करवा रही हैं यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में. अगर ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है तो वो बाहर ही जाएगा, बैक होके एकदम से वापस नहीं आएगा. तो इसी तरह से, और अगर वो बॉडी में से कोई वेसल उसको हार्ट के अंदर लेके आ रही है, तो इट विल एंटर इनटू द हार्ट विदाउट बैक फ्लोइंग, मतलब वापस नहीं जाएगा. तो उसको वापस जाने से भी रोकती हैं, और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में प्रॉपरली जहाँ उसको जाना है, जो उसकी डेस्टिनेशन है, वहां तक ही वो जाएगा. अब कितने टाइप की वेल्व है हमारे पास? फर्स्ट इज द थाईबेसियन वेल्व. थाईबेसियन वेल्व कौन सी होती हैं? जो वीन्स में प्रेजेंट होती हैं. दो वीन्स होती है हमारे पास. एक होती है पल्मोनरी वीन, जो लंग्स से ब्लड लेके आएगी हार्ट के अंदर, ठीक है. और दूसरा है, जैसे कि ये हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पल्मोनरी वीन जो ब्लड लेके आ रही है, उसके अंदर क्या है हमारे पास? पल्मोनरी वीन जो ब्लड लेके आ रही है, उसमें क्या है हमारे पास? थाईबेसियन वेल्व. और एक वेना कावा. वेना कावा जो बॉडी से ब्लड लेके आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेना कावा. वीन, उस वीन को हम क्या बोलते हैं? वेना कावा. दूसरी वेल्व कहाँ प्रेजेंट होती है? सेमिल्यूनर वेल्व, दैट इज इन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा. अब ये हम यूं नहीं कहेंगे एग्जैक्टली कि वो पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो उनकी ओपनिंग पे प्रेजेंट होती हैं. जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में. और आयोटा कहाँ लेके जाएगी? बॉडी के पार्ट्स में. तो हमने पढ़ा था आर्टरीज का फंक्शन. क्या फंक्शन होता है? कि इट विल टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट टू दी अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है. पल्मोनरी आर्टरी का भी यही काम है कि वो लंग्स में ब्लड लेके जाएगी. आयोटा का भी वो काम है कि वो बॉडी टिश्यू में लेके जाएगी. तो जब ब्लड
वेंट्रिकल से हार्ट आर्टरीज में ब्लड जाता है तो उस टाइम पर वहाँ पर एक वेल्व लगी होती है, जैसे यहाँ पे लगी हुई है V3 एंड V4 वेल्व। मेन आर्टरी में V3 और पल्मोनरी आर्टरी में V4 वेल्व लगी हुई है। तो इनका क्या फंक्शन है, जब वो आर्टरी के अंदर ब्लड एंटर कर जाता है तो वो वापस वेंट्रिकल में ना आ सके, तो ये क्लोज हो जाती हैं उस टाइम पे जब ब्लड पूरी तरह से जो आर्टरीज और आयोटा में एंटर कर जाता है। ठीक है, ये सेमिल्यूनर वेल्व हो गई। फिर आता है ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व। ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर, एज इट्स नेम इज देयर। ऑरिकल क्या है हमारे, ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम को हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं। और फिर दूसरा है वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये वेल्व है V1 और V2 वेल्व जो है, ये क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व। तो ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है ट्राइकस्पिड वेल्व कौन सी है, दैट इज V2 वेल्व, जो यहाँ डायग्राम में हमें दिखाई हुई है, दैट इज लेबल्ड एज V2 इनलेट वेल्व, उसको बोला हुआ है यहाँ पर, वो ट्राइकस्पिड वेल्व है राइट वाले साइड में। और बाइकस्पिड वेल्व कौन सी है, जो लेफ्ट वाले साइड में है, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। नाउ जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके पास कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। द फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑरिकल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एट्रियम इज देयर। द ऑरिकल जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होते हैं, सेप्टम से। सेप्टम से क्यों सेपरेटेड होते हैं, क्योंकि जो हमारा राइट और लेफ्ट ऑरिकल है उनमें डिफरेंट ब्लड, दैट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, जिसकी वजह से उनमें ताकि वो जो ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो क्या मिक्स ना हो। जैसे कि जैसे कि लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है, पल्मोनरी वीन से ब्लड आता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो राइट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड कहाँ से आता है, उसके अंदर हमारे पास ब्लड आता है दैट इज एंटर फ्रॉम दी मेन वीना कावा से ब्लड आता है, तो वो कैसा होता है, डीऑक्सीडेटेड। तो दोनों मिक्स ना हो इसलिए उनके बीच में क्या होता है, सेप्टम। अब आता है राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल कैसा ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जो हमारे बॉडी में वेस्ट ब्लड है या वेना कावा, उसको क्या करेगा, हार्ट तक लेके आएगा ताकि हार्ट जो है उसको ब्लड को क्लीन कर दे। किसकी हेल्प से, लंग्स की हेल्प से, मतलब उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स तक पहुंचाए और ऑक्सीजन लेके वापस आए वो ब्लड। तो द रिसीव्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाय वेना कावा। वेना कावा दो होती हैं, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इन्फीरियर। सुपीरियर जो कि हमारे अपर वाले बॉडी पार्ट से आएगी, जो हार्ट से ऊपर वाले पार्ट है वहां से जो वेना कावा आएगी उसको हम बोलते हैं सुपीरियर। और एक होती है इन्फीरियर जो हमारे नीचे वाले पार्ट से, हार्ट से जो दो पार्ट बिलो दी आवर हार्ट, नीचे वाले पार्ट से जो वेना कावा आएगी उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। फिर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व, दैट इज अ ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन एंड ब्लड रीचेस टू द राइट वेंट्रिकल। और राइट एट्रियम में क्या होता है, फिर हमारी जो एवी वेल्व है वो खुलेगी और जो ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आया है हमारी वेना कावा के थ्रू, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। फिर आता है हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, दैट इज वो कहाँ से ब्लड आता है, पल्मोनरी से, मतलब लंग्स से ब्लड आता है बाय द पल्मोनरी वीन, थ्रू दी पल्मोनरी वीन। और फिर वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है क्योंकि लंग्स क्या है, ऑक्सीजन रिच होती हैं। व्हेन वी टेक अ ब्रेथ इज देयर, तो हमने पढ़ा था कि एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, कैपिलरीज के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई ले लेती हैं। तो इसी वजह से जो पल्मोनरी वीन है उनमें ऑक्सीजन भर जाता है और वो उसको लेके हमारे हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करती हैं। फिर आते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो थोड़े थिक वॉल होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ब्लड, जब उनके अंदर ब्लड आ जाता है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट होके, मतलब सिकुड़ के और पुश करना होता है ब्लड बॉडी के अंदर, इसलिए उनकी वॉल क्या होती है, थोड़ी थिक होती है। उनके अंदर भी क्या होता है, सेप्टम होता है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, उनको वही डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन ब्लड को सेपरेशन के लिए। इनर लाइनिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल मोर मस्कुलर एंड ग्रूव। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो ज़्यादा मतलब मस्कुलर होता है, क्यों, क्योंकि उसको
इट हैव टू ट्रांसफर द ब्लड टू द होल बॉडी, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए जो उसकी जो मसल्स हैं दे आर मोर मोर ग्रूव्स और मस्कुलर इज देयर, ठीक है। फिर आता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आता है, राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया था, वेना कावा से आया था, तो वो क्या था, डीऑक्सीनेटेड। तो वही ब्लड अब हमारा वेंट्रिकल में पहुंच गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स के अंदर क्लीन होने के लिए, और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ऑक्सीजन भरने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक चला गया। अब आता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, इट सेंड ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब उसके अंदर ब्लड हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल था वहाँ पर ब्लड कहाँ से आया, पल्मोनरी वीन से आया। लंग से अगर ब्लड आता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन रिच है, और फिर वो कहाँ चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हमारी बॉडी को कैसा ब्लड चाहिए, जो ऑक्सीजन रिच हो, तो इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, आयोटा। तो इट्स वेरी मच क्लियर कि ये क्लियर होनी चाहिए बात। अगर हम सिर्फ राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल को समझ लेते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को समझ लेते हैं, और कि वहाँ पर जो किस तरह का ब्लड आता है, लेफ्ट जैसे लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर पल्मोनरी वीन से ब्लड आया है, तो इसका मतलब कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया है। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफकोर्सली लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा, और हमारी बॉडी को कैसा चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए। तो इसका मतलब जो आयोटा है या मेन आर्टरी है वो कहाँ से निकलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही निकलेगी। तो इसी तरह से जो राइट एट्रियम है उसको हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में ही जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से अब वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड। अब उसको क्लीन होना है, ऑक्सीजन रिच होना है, तो वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, मतलब लंग्स के पास जाएगा। तो it's just in a flow diagram. If you understand the one thing about the right auricle or right atrium, कि from where the blood, which type of blood it is there, then it is very easy कि वो blood कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अब आता है हमारे पास कार्डियक साइकिल। हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे पास, वेल्व, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन, वेना कावा, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू ऑरिकल फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल कॉन्स्टिट्यूट द कार्डियक साइकिल। मतलब पहले कहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड कहाँ आ जाएगा, हमारे पास वेंट्रिकल में आ जाएगा, और वेंट्रिकल में क्या होगा, फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि वो ब्लड को हार्ट से बाहर की तरफ मतलब आर्टरीज में पुश कर सके। तो इसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दो पार्ट होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू वेंट्रिकल, जब दो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पुश करते हैं आर्टरीज में, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, अगर फिर जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिलैक्स भी होंगे, तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल। जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो पार्ट है इज कॉल्ड दी हार्ट बीट, धड़कन, जिसको हम बोलते हैं धड़कन, हार्ट बीट, इन हिंदी वी कॉल धड़कन। तो इसको ये जो होता है ये नॉर्मली कितना होता है, 72 पर मिनट, ठीक है। 70 से 72 पर मिनट, मतलब एक मिनट में जो दिल हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है कितनी बारी, 70 से 72 टाइम्स वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। अब कैसे, मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये किसके थ्रू होता है, हमारे पास है साइनो ऑरिकुलर नोड, जैसे ये डायग्राम में लिखा हुआ है एसए नोड। ये क्या करेगा, यहाँ पर एक इम्पल्स जनरेट होगी जो कि फिर पहुंच के कहाँ चली जाएगी, एवी नोड में। तो ये ऑरिकल के अंदर इम्पल्स जनरेट हुई और उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है। और वहाँ से वो उसमें जो इम्पल्स, जैसे करंट टाइप जनरेट होता है ना, एक करंट एक लाइन में फ्लो करता है, तो इसी तरह से ऐसे नोड में करंट फ्लो हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई, और फिर वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिर हमारी कहाँ चली गई, एवी नोड में। एवी नोड से वो कहाँ चली गई, जो ये पर्पल
कलर के जो ये हमारी लाइन बना रखी है, ये क्या है, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस में चली गई और वो फिर ब्रांच हो गए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर वहां से वो परकेंजी फाइबर्स, परकेंजी फाइबर्स किस तरह के होते हैं, जैसे हमारे रूट हेयर्स होते हैं, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ हेयर टाइप, फाइबर्स इज देयर, जैसे ये एरो दिखाई हुई है, वो क्या करेंगे पूरे वेंट्रिकल में फैली होती हैं और फिर वहां पर इम्पल्स दे के उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएट करती हैं। तो अगर ऐसे नोड नहीं होता है तो हम कभी मतलब क्या लगाते हैं उसकी जगह पेस मेकर, क्योंकि उसके बिना जो हार्ट का जो रेट है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है ब्लड ब्लड के थ्रू इट्स गेट रिड्यूस, और फिर इट्स मे बी द फैटल कंडीशन इज दैट। तो ऐसे नोड से एवी नोड से फिर हमारी इम्पल्स कहाँ गई, बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से कहाँ गई, ये जो एरो दिखा रखी है डायग्राम में ये है परकेंजी फाइबर्स, परकेंजी फाइबर्स में गई और फिर वो वेंट्रिकल में फैल के और वेंट्रिकल को क्या करती हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कैसे होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड दो बारी मतलब दो जगह पे ब्लड हार्ट ब्लड ह्यूमन हार्ट ब्लड ट्रांसपोर्ट ट्वाइस, मतलब दो जगह पे वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो दो टाइप की सर्कुलेशन कौन सी है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड लंग में जाएगा और लंग से ब्लड हार्ट में आएगा, एक तो वो वाले ब्लड एक्सचेंज हो गया। दूसरा हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट में जाएगा और बॉडी पार्ट से हार्ट में आएगा। तो मतलब यहाँ कॉमन क्या है, हमारा हार्ट है तो उससे दो जगह पे ब्लड जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन नेसेसरी क्यों है, जरूरी क्यों है, ताकि प्रॉपरली जो हमारा जो ब्लड है वो क्लीन हो सके, मतलब ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच हो सके। अब वो कैसे होता है ये हम देखते हैं। हमारे पास क्या होगा, पहले जो टिश्यू है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया और उन्होंने कैसा ब्लड दे दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें दे दिया, किसके थ्रू, वीना कावा के थ्रू। और वीना कावा के अंदर कौन सी वेल्व होती है, हमने पढ़ी थी थाइबेसियन वेल्व। तो फिर वहां पर फिर वो ब्लड कहाँ चला गया हमारे पास, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में ब्लड जाने के बाद वो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, कैसे, एवी वेल्व के थ्रू और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। जब हमारा जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ब्लड को कहाँ भेजेगा, एवी वेल्व के अंदर, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर थ्रू एवी वेल्व, ठीक है। एवी वेल्व कौन सी होती है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होती हैं, उनको एट्रियम और वेंट्रिकल के जो बीच में वेल्व होती है वो कौन सी होती है, एवी वेल्व। फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जो पल्मोनरी आर्टरी है जब वो वेंट्रिकल को एग्जिट करती है तो वहां पर एक सेमिल्यूनर वेल्व लगी होती है। तो और फिर हमारा जो वेंट्रिकल है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स एंड लंग्स गैसियस, और लंग्स में ब्लड चला जाएगा और वो फिर क्या होगा, गैस जो हमारा ऑक्सीडेटेड ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो ब्लड हमारा लंग्स में चला गया। अब लंग उसको एक्सचेंज करके एल्वियोलाई के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन उसमें उसमें डाल के ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाल के वो ब्लड कैसा हो गया हमारा, ऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वीन के थ्रू और थाइबेसियन वेल्व लगी होती है वीन के अंदर, वो ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर वो वेवी वेल्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा हमारे, जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके उसको ब्लड को कहाँ डाल देंगे, आयोटा में। और आयोटा में भी क्या लगा होता है, सेमिल्यूनर वेल्व लगी होती है, और वो वेल्व क्या करेंगी, मतलब उस ब्लड को वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देंगी, और आयोटा फिर उसको कहाँ लेके चला जाएगा, हमारी बॉडी में लेके चला जाएगा, कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। जब वो आयोटा में चला गया उसके बाद वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स, ठीक है। तो ये एक साइकिल है, जब हमारा इसका जो अपर वाला पोर्शन है, मतलब जो ब्लड डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है और लंग्स में जाने के बाद वो क्लीन हो रहा है, वहां तक का पार्ट क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन।
और जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर ब्लड बॉडी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एट्रियम में आ गया, फिर वेंट्रिकल में, फिर वो बॉडी पार्ट्स में चला गया, और फिर वो बॉडी पार्ट से दोबारा हमारे कहाँ आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारा कहाँ आ गया, हमारी वीना कावा के अंदर से हार्ट में आ गया। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो दिस अ कंप्लीट स्कीमेटिक चार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे वेल्व्स का है कि कौन सी वेल्व हमारी कहाँ है और वो क्या फंक्शन कर रही है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कहाँ रिलैक्सेशन हो रहा है। और तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी नो दैट कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके अंदर कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है, अयोटा में चला जाता है। और जो हमारा राइट वाला पार्ट है वहाँ कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है, वेना कावा से, हमारी बॉडी में से आता है, और वो कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। कैसा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और आर्टरीज क्या करती हैं, जब कोई भी ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलेगा तो उसको ले जाने का काम आर्टरीज करेंगी। कोई भी ब्लड हमारे हार्ट के अंदर एंटर होगा तो वो काम हमारा वीन्स करेंगे। Now, what is blood pressure? The force that blood exerts against the wall of vessels is called blood pressure. जब जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है तो उस टाइम पे वो कुछ प्रेशर उन पे एक्सर्ट करता है उनकी वॉल्स के ऊपर। तो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वीन। ये प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होता है, आर्टरीज के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वीन, क्योंकि वो ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आ रही हैं और उनको मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड है। तो उसमें क्या होता है, इसीलिए उनके जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल जो थिक होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर, उनकी वॉल्स के ऊपर लगता है एज कम्पेयर टू द वीन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जो वेंट्रिकल है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होके एकदम से ब्लड को आर्टरीज में पुश करते हैं ताकि वो पूरा बॉडी के अंदर अच्छे से एंटर कर सके। तो इसलिए वो एकदम से पुशिंग के साथ, प्रेशर के साथ ब्लड को लेने के लिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती हैं, थिक होती हैं, और उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टॉल इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। फिर जब धीरे धीरे वेंट्रिकल जो वो रिलैक्स होना स्टार्ट करते हैं, जब ब्लड उसमें चला गया और जो उसकी हमारी क्या थी, सेमिल्यूनर वेल्व थी वो क्लोज हो गई और वेंट्रिकुलर हमारा रिलैक्स हो गया, तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है एक नॉर्मल पर्सन में वो कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके पूरा उसको ब्लड को पुश करते हैं आर्टरीज में, उस टाइम पे कितना होता है, 120 mm Hg। और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, वो क्या होता है, 80 mm Hg इन नॉर्मल पर्सन। जैसे हम जब वी लिसन आवर हार्ट बीट प्रॉपरली तो दो साउंड बनती हैं, लब एंड डब टाइप साउंड बनती हैं। वो किसकी वजह से बनती हैं, जो हमारे वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उसकी वजह से ये दो साउंड हमारे बनती हैं। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो ब्लड प्रेशर है इसको हम कैसे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ। अब ये कैसे काम करता है, जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है आर्टरी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक रबड़ वाली जो कफ है उसको हमारे आर्म पे के ऊपर उसको बांध देते हैं। फिर क्या होगा, उसको फुल प्रेशर के साथ हमने बांध दिया तो आर्टरीज का जो ब्लड फ्लो है वो एकदम से रुक गया। और जो बैलून टाइप एक स्ट्रक्चर साथ में रखते हैं डॉक्टर, उसको क्या करते हैं, पूरा प्रेस कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे मतलब द रबर कफ इन्फ्लेटेड विद एयर, फिर उसको धीरे धीरे उसमें क्या डालते हैं, उसको ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आर्म है वो खुलती है और ब्लड जो है वो एंटर करना स्टार्ट कर देता है। जो आर्टरीज में जो ब्लड रुक गया था वो ब्लड क्या करता है, दोबारा आर्टरी के अंदर, जैसे कि थर्ड वाला डायग्राम है, आर्टरी के अंदर एंटर करना शुरू करेगा। जब वो एंटर कर रहा है तो मैक्सिमम प्रेशर के साथ एंटर करेगा। वो प्रेशर क्या होता है हमारा, 120 mm Hg। और जो साउंड प्रोड्यूस होगी, द साउंड ऑडिबल इन दी स्टेथोस्कोप। एक स्टेथोस्कोप भी वो क्या करते हैं, हमारे जो एल्बो के अपर वाला पोर्शन है, हैंड के एल्बो के अपर वाला जो पोर्शन है वहाँ पर उसको लगा लेते हैं, जहाँ पे वो कफ बांधा हुआ है
जो रबड़ का है उसके नीचे स्टेथोस्कोप से देखते हैं, वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड कौन सी होती है? सिस्टोलिक साउंड होती है। और उस टाइम पे प्रेशर क्या होता है? 120 mm Hg। और जब पूरा ब्लड मतलब नीचे तक आ गया हमारा, मतलब आर्टरी फुल हो गई है, पूरा एंट्री कर गया है नीचे तक, तो साउंड क्या हो जाएगी? धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। और जब जैसे जैसे स्टॉप होती जाएगी तो हमारा प्रेशर कहाँ फॉल हो जाएगा? इट्स अबाउट टू 80 mm Hg। तो इट्स विल टेल कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, मतलब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर रहा है या नहीं। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर मतलब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हमारी वेंट्रिकल सिस्टोल में और वो पुश कर रहा है आर्टरीज के अंदर, तो इज कॉज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टीरियोल विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। अगर आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम है, मतलब वो अच्छे से ब्लड को नहीं लेके आ पा रहे हैं, वेंट्रिकल उसको पुश कर रहा है पर ब्लड आर्टरीज जो है उसको रेजिस्ट करना है उसके अंदर फ्लो करने की वजह से, जैसे आप जैसे फैटी एसिड या घी वगैरह जो है ये सब अगर जम जाता है हमारे किसमें? आर्टरीज की ब्लड वेसल्स में, तो उससे क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस होगा, मतलब रुकावट पैदा होगी ब्लड फ्लो करने में। और उससे उसकी वजह से अगर प्रेशर उसमें जगह है नहीं, मतलब उस पाइप में जो ब्लड वेसल वाली पाइप है उसमें जगह है नहीं और ब्लड वो पूरा पुश कर रहा है वेंट्रिकल अपने अपनी पूरी ताकत से, तो क्या होगा? उसकी वजह से जो आर्टरी है वो रप्चर भी हो सकती है और क्या हो सकता है? इंटरनल ब्लीडिंग भी। तो हाइपरटेंशन इज अ वी कैन से काइंड ऑफ डिसीज जो किसकी वजह से होती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। आर्टीरियोल्स किसके लिए हम कहेंगे? एक जैसे आर्टरीज होती है और मतलब जितनी भी आर्टरीज जो पूरे ब्लड में जाके आगे आगे ब्रांच होती जाती हैं, जैसे एक आयोटा है जो हमारे कहाँ से आई थी? वेंट्रिकल से आई थी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा आई थी वो धीरे धीरे जाके बॉडी के अंदर क्या होगी? ब्रांच होगी। तो उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? आर्टीरियोल्स। ठीक है। तो विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो एंड लीड्स टू रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग भी कॉज हो सकती है अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहेगा तो। नो थैंक यू। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका कम्प्लीटली एक लिम्फ सिस्टम हमारा रह गया है और the question answer of transport system we completed there, and for today it's fine. Thank you.